डीसी यूनिवर्स के मशहूर किरदार सुपरमैन की नई फिल्म ने दुनिया में बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर बेशतर लोग इसे अब तक की सबसे ज्यादा इसराइल मुखालिफ फिल्म करार दे रहे हैं। The Superman film, directed by James Gunn, has become an unexpected focal point of debate, with viewers clashing over the perceived political subtext related to the conflict. Now, some anti-Israel factions are reportedly embracing the movie as a metaphorical commentary on the situation of the Palestinians in the Gaza Strip. हॉलीवुड की एक नई फिल्म सुपरमैन ने इसराइल को ना सिर्फ परेशान कर रखा है बल्कि इसकी नींदें भी उड़ा दी हैं। इस वक्त इसराइल के लोग और यहाँ की हुकूमत इसको देखकर बहुत गुस्से में है, और ऐसा इसलिए कि ये फिल्म इसराइल के गजा में किए जाने वाले जुल्म और बर्बरियत को इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के अंदर एक सुपर हीरो फिल्म की सूरत में दिखा रही है। अब आप सोचेंगे कि क्या कहा कि हॉलीवुड की फिल्म, और वो भी सुपरमैन जैसे फिक्शनल सुपर हीरो की जिसके क्रिएटर ही 2 ज्यूज थे, और उस फिल्म के अंदर पूरी दुनिया के सामने इसराइल को एक्सपोज किया गया है, ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल हो चुका है। आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है जेम्स गन, और ये फिल्म डीसी के लिए बहुत ही अहम थी। डीसी, आपको बताता चलूं कि मार्वल के जैसा एक मशहूर अमेरिकन स्टूडियो है जो कि मार्वल की ही तरह के अपने फिक्शनल सुपर हीरोज रखता है। मिसाल के तौर पर सुपरमैन, फ्लैश, ब्लैक एडम, एक्वामैन, वंडर वुमन, ये सब के सब डीसी यूनिवर्स के हीरोज हैं। आपको बताता चलूं कि सुपरमैन फ्रेंचाइज बहुत ही स्ट्रगल कर रही है पिछली कई दहाइयों से, और इसकी तमाम मूवीज़ कोई खास बिजनेस नहीं कर पाई। लास्ट टाइम 2013 के अंदर मैन ऑफ स्टील के नाम से डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने इस कैरेक्टर को अगेन थोड़ा सा जिंदा किया, लेकिन इसी साल 2025 के अंदर जेम्स गन ने दोबारा से इस क्लासिकल सुपरमैन को जिंदा करने की कोशिश की है, क्योंकि मैन ऑफ स्टील के बारे में लोगों का ख्याल था कि वो ओवर पावर्ड है या फिर हद से ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। सो डीसी के लिए हालिया सुपरमैन की ये फिल्म इसके कैरेक्टर के लिए या फिर इसका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए बहुत ही अहम थी, और इस फिल्म का बिजनेस देखकर अंदाज़ा होता है कि जेम्स गन इसके अंदर काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। इस फिल्म को $400 मिलियन के अंदर बनाया गया, और इसने अब तक पहले ही हफ्ते के अंदर $122 मिलियन कमा भी लिए हैं, यानी पहले ही हफ्ते के अंदर इसने मैन ऑफ स्टील से भी ज़्यादा बिजनेस किया है। अब ये तमाम कंट्रोवर्सी है क्या? दरअसल हुआ कुछ यूं कि इस फिल्म के अंदर सुपरमैन हीरो की ही तरह की एक फिक्शनल दुनिया दिखाई गई है, जिसके अंदर 2 फर्जी नामों वाले मुल्क की कहानी दिखाई गई है, यानी वो मुल्क हकीकत के अंदर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। पहले मुल्क का नाम है बोरेविया, जो कि खास तौर पर एयरफोर्स के अंदर बहुत ही एडवांस है और टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस होने के साथ साथ बहुत ही एग्रेसिव नेचर का है, यानी हर वक्त अपने आसपास के मुल्कों पर हमले और जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है, और इसका साथ और कोई नहीं बल्कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क हमेशा देता है। और इसी ताकत के नशे के अंदर बोरेविया अपने से एक छोटे मुल्क पर, पसमानदा मुल्क पर हमला कर देता है जिसका नाम है जारनपुर, और इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है। अब ये मुल्क क्योंकि बहुत ही छोटा और कमज़ोर मुल्क है और इस मुल्क के पास कोई ख़ास जंगी हथियार भी नहीं है, तो इस जंग के अंदर लाखों बेगुनाह जारनपुर के अंदर मारे जाते हैं। यानी फिल्म की कहानी के मुताबिक जारनपुर के लोग बहुत ही मजलूम होते हैं जिन पर ताकतवर जुल्म कर रहा है, और जाहिर है कि एक सुपर हीरो की ही तरह जारनपुर के लोगों की सुपरमैन ना सिर्फ मदद करता है बल्कि आलमी तौर पर भी इनका साथ देता है। और दरअसल यही कहानी इसराइल को असल दुनिया के अंदर इसराइल यानी ताकतवर मुल्क या फिर बोरेविया, और कमज़ोर मुल्क इस कहानी के मुताबिक गजा या फिर फ़लस्तीन महसूस हो रहा है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। अब यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छा जोक याद आया इस सिचुएशन को लेकर के। एक शख्स तकरीर के अंदर खड़ा होकर कहता है कि हुकूमत चोर है, हुकूमत करप्ट है। अगले दिन उस बेचारे को पुलिस उठा के ले जाती है कि तुमने हुकूमत के खिलाफ बात की है। अब वो बंदा अपनी सफाई के अंदर कहता है कि मैंने तो सिर्फ हुकूमत का नाम लिया था, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमारे मुल्क की हुकूमत चोर है, अमेरिका की चोर है या फिर इंडिया या पाकिस्तान की हुकूमत चोर है। तो पुलिस वाला आगे से हंस के कहता है कि क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? हमें नहीं पता कि किस मुल्क की हुकूमत चोर है। सेम यही हाल इस वक्त इसराइल का भी हो रहा है कि इस फिल्म की कहानी उसको बिल्कुल अपने अमाल नामे की तरह महसूस हो रही है, और इसराइल और इसके हामी लोग खुद शोर मचाकर ये एडमिट कर रहे हैं कि हम लोग इस फिल्म के अंदर दिखाए गए बोरेविया को इसराइल और मजलूम को यानी जारनपुर के लोगों को गजा मान रहे हैं, पर इसको दुनिया को दिखाना नहीं चाहिए था। मजीद सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो फिल्म के अंदर जारनपुर की आवाम को रेजिस्टेंस के तौर पर या फिर बगावत के तौर पर दिखाया गया है, जिनको सुपरमैन मजलूम समझकर इनकी मदद करता है, और किसी बड़ी ताकत का साथ देने की बजाय कमज़ोर को यानी जारनपुर के शहरियों की हिफाजत करता है और इनको जालिम से बचाने की कोशिश करता है। फिल्म के अंदर इसको बाकायदा तौर पर जालिम और मजलूम के दौरान एक जंग को रोकने वाला हीरो दिखाया गया है, और यही चीज़ इसराइलियों को और इनके हिमायतियों को प्रो फ़लस्तीनी महसूस हुई है। फिल्म में बार बार मुहाजिरीन, मजलूम शहरियों और इनकी नस्ल कुशी का जिक्र होता है, सेम वही हालात जो कि गजा के इस वक्त हैं। एक सीन के अंदर सुपरमैन जारनपुर के लोगों के लिए कहता है कि हम इस तरह से हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि जालिम कत्ल करके इन मजलूमों पर हमला करता रहे और इनकी नस्ल को ख़त्म कर दे। और ये अल्फाज इसराइल के दिल पर चोट की तरह लगे हैं कि सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये फिल्म बाकायदा तौर पर आईना दिखा रही है।
अब आपको बताता चलूं कि शोर शराबे और एहतजाज के अंदर भी खैर ही निकली है, क्योंकि जिन लोगों को पहले इस फिल्म के बारे में नहीं पता था वो भी इस फिल्म को अब इसी अंदाज से देखेंगे और इसराइल के खिलाफ मजीद नफरत पूरी दुनिया के अंदर बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि इस तरह के सुपर हीरोज की कहानियां सिर्फ कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल नहीं बल्कि कई दहाइयों तक इनकी कहानी देखने वालों के माइंड में रहती है। फिल्म के अंदर सुपरमैन को इंसानी हमदर्दी, इंसाफ और गैर जानिबदारी की अलामत दिखाया गया है। Consider the consequences. People were going to die. और इसके अलावा हम देखते हैं कि बोरेविया की फिजाई बमबारी की वजह से घरों की तबाही होती है, अस्पताल तबाह होते हैं और स्कूलों पर हमले के साथ साथ बच्चों को भी मारा जाता है। इस तरह के इमोशनल सीन मौजूद हैं कि बॉर्डर पर खड़ी भूखी तरसती हुई आवाम जो कि पूरी दुनिया की मदद की मुंतजिर है, और इनको देखकर कोई भी शख्स ये समझ सकता है कि इसके हालात और गजा के हालात बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। फिल्म के अंदर जारनपुर की आवाम को शिद्दत पसंद नहीं बल्कि अमन पसंद दिखाया गया है, जो कि सिर्फ अपने हकूक चाहते हैं और बेगुनाह शहरी हैं। फिल्म के रिलीज से पहले इस फिल्म के शुरू में मिस्र के मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन बसीम यूसुफ का एक सीन मौजूद था, जो कि सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों की हिमायत की वजह से बहुत मशहूर है। बाद में इस सीन को फिल्म से हटा दिया गया। अब लोगों का इस पर कहना था कि शायद इसराइली लॉबी के दबाव की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जेम्स गन ने कहा कि ये सीन फिल्म की कहानी के साथ मैच नहीं कर रहा था, तभी इसको हटा दिया गया। जबकि अगर फिल्म की कहानी के बारे में जेम्स गन और डीसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इनका कहना था कि इस फिल्म की कहानी मिडल ईस्ट या इसराइल फलस्तीन तनाज़े के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल दुनिया के गिर्द घूमती है। और इस फिल्म की कहानी 2023 के अंदर लिखी गई थी, जिस वक्त मौजूदा इसराइल और गजा की जंग की शुरुआत ही नहीं हुई थी। और जब 3 साल के बाद ये फिल्म बनकर रेडी हुई तो लोगों ने खुद से इसका लिंक गजा इसराइल तनाज़े के साथ जोड़ दिया। हालांकि ये इत्तफाक भी हो सकता है, पर दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक जेम्स गन ने सोच समझकर एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर अपने दिल की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई है। जितना वो अपने मुल्क अमेरिका के अंदर रहकर कर सकता था उसने करने की कोशिश की है, क्योंकि मजलूमों का साथ देने के लिए मज़हब एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंसानियत और इसका दर्द ज़रूरी है। और मैं ऐसा बिला वजह भी नहीं कह रहा, क्योंकि ज़रा आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जारनपुर के लोग दरअसल ब्राउन स्किन के हैं, जैसे गजा और फ़लस्तीन के अंदर रहने वाले लोग हैं। जबकि बोरेविया को एक मशरकी यूरोपीय मुल्क के तौर पर दिखाया गया है, यानी वाइट स्किन के लोगों का मुल्क, जो कि जाहिर सी बात है कि इसराइली हो सकता है। और जब फिल्म के अंदर सुपरमैन बोरेविया को जारनपुरा के लोगों को मारने से रोकता है, निहत्ते शहरियों पर जुल्म करने से रोकता है, तो बोरेविया कहता है कि ये लोग तो वैसे मरने वाले थे, हम लोग तो दरअसल इनके दहशतगर्दों से इनको बचाकर इनको आज़ादी दे रहे हैं। आई मीन सेम वही अल्फाज जो कि इसराइल गजा के अंदर तबाही के बाद जवाज के तौर पर पेश करता है। और मजीद इसी फिल्म के अंदर बोरेविया की अमेरिकन हुकूमत के साथ नेतन्याहू जैसी गहरी दोस्ती भी दिखाई गई है, और यह मंजर दरअसल फ़लस्तीन और इसराइल का ही है। अब इस फिल्म की कहानी इसराइल के लिए खतरे का अलार्म है, क्योंकि पहली बार किसी फिल्म के अंदर इस तरह से अलामती तौर पर किसी पॉलिटिकल इशू को डिस्कस किया गया है। और अगर ये सिलसिला मुस्तकबिल के अंदर चल निकला तो बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलेगी इस तरह की कहानियां लिखने की, और एक बार ये ट्रेंड सेट हो गया तो हर जगह पर आपको यही पॉलिटिकल इशू डिस्कस होते हुए नजर आएंगे, और इसराइल जैसे जालिम को पूरी दुनिया के अंदर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इस फिल्म का क्रेज और इसका बिजनेस बता रहा है कि नई नौजवान नस्ल इसराइल के बारे में किस तरह के ख्यालात रखती है। फिल्म के अंदर सुपरमैन अमेरिकी हुकूमत से भी मायूस हो जाता है, जो कि जालिम बोरेविया को सपोर्ट कर रहा है निहत्ते और कमजोर लोगों को मारने के लिए। और हकीकत में भी बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि दरअसल अमेरिका ही इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, गजा के अंदर तमाम तबाही फैलाने का जिम्मेदार वो भी बराबर का है। अब सुपरमैन को अमेरिका के सामने खड़े होने पर और मजलूम का साथ देने की वजह से लेक्स लूथर के हवाले करके कैद कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि वो गैर मुल्की यानी इमिग्रेंट है और इसके कोई हकूक नहीं है, और अमेरिका इसके बाद बोरेविया की हिमायत करता रहता है। फिल्म की कहानी आखिर में ये कहती है कि सिर्फ सुपर हीरोज ही बचा सकते हैं, हुकूमतें नहीं। और ये बहुत ही गहरा मैसेज था कि लोगों को अपने हकूक के लिए खुद बाहर निकलना होता है, खुद सुपर हीरो बनना पड़ता है, हुकूमतों पर भरोसा करने से कुछ हासिल नहीं होता। आपको शायद याद हो कि 1980 की फिल्म के अंदर सुपरमैन अमेरिकी झंडा लेकर खला के अंदर उड़ता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर अमेरिका को नाअहल और खुदगर्ज दिखाया गया है। अब ये फिल्म सिर्फ इसराइल की मिसाली तस्वीर को नहीं तोड़ती, बल्कि अमेरिका की मुनाफकत और खुदगर्जी को भी बेनकाब करती है, और बताती है कि इसराइल से मुतल्लिक हमदर्दी और मीडिया प्रोपेगेंडा जो कि अरबों डॉलर लगाकर मीडिया को कंट्रोल करके बनाया गया था, अब वो फेल हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि दुनिया का असूल है कि जालिम चाहे जितना भी ताकतवर मर्जी हो जाए, लेकिन आखिरकार एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सच छुपता नहीं है, बल्कि किसी न किसी तरह से दुनिया के सामने आ जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि आप इस कहानी पर मेरे साथ एग्री करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक महज इत्तफाक हो सकता है, बस इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।